बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अब आपको ईद के बाद जो है वापस आपकी स्टडी की तरफ मैं वेलकम करती हूँ। और आज हम अपना जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 10.4 के वो जो है वो कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। प्रीवियस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये स्टेटमेंट है और देखिए जहाँ पे हमारे पास अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ एक्स स्क्वायर और फिर सेकेंडरी डेरिवेटिव अवेलेबल होता था और यहाँ पर एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग है, एक्स की जगह एक्स प्लस वन आ रहा है, यानी एक्स के साथ एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोसीजर वही है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ सेकंड पावर है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट पावर है। तो रखेंगे हम अपना कंप्लीट वही केस, लेकिन सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट कर लेंगे। हम लेट करेंगे एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी। देखें, अगर इसके डेरिवेटिव्स भी लें और वापस हम वही रूल अप्लाई करें जो हम काशी आयलर इक्वेशन बनाने के लिए करते हैं या उसका डेरिवेटिव चेंज करने के लिए करते हैं, तो सेम इस सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो सेम आएगा। तो इसी को चेक करके मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम डेल यूज़ करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए डेल इंटू डेल माइनस वन टर्म यूज़ करेंगे, और ये मैंने यहाँ पर जो है वो डाटा इंटर कर दिया। सेकंड ऑर्डर की जगह पर यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पे मैंने मिस किया है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता भी देती हूँ। ये है एक्स प्लस वन और स्क्वायर डी स्क्वायर, और फिर है एक्स प्लस वन डी प्लस वन और ये वाई बाहर, और यहाँ पे ये आ जाएगा यही वाला जो 4 कॉस नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन आ गई, यानी ये सारी टर्म और उसका स्क्वायर। ये आपने यहाँ पर पहले ये लाइन इंटर करनी है, उसके बाद ये वाला डाटा आपने लिखना है। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास डेल इंटर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी मल्टीप्लाई और फैक्टराइजेशन मेथड से। हम इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई करवाया तो इजीली मेरे पास एक टर्म टोटल ख़त्म हो गई, जिससे हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगी। तो डेल जब डेल से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास बच गई डेल स्क्वायर प्लस वन, और ये जो कॉस टी लिखा हुआ है ये इस वे में आ गया कि ये जो नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन लिखा हुआ है इसकी जगह पर ये वाली सब्स्टिट्यूशन आ गई टी। ऊपर स्क्वायर आ रहा था तो स्क्वायर भी साथ में ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर लिखा हुआ है वो कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये सिंपल फॉर्म में है तो हम इसका स्क्वायर इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी डेल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, और डेल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस वन, जिससे हमारे पास इजी रूट्स आ गए इसके प्लस माइनस अयोटा। और जब हमारे पास रूट्स आ जाते हैं तो हमारा वाई सी जो है वो इजीली जनरेट हो जाता है। C1 cos t प्लस C2 sin t, ये आ गया हमारे पास वाई सी। अब देखें एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, 4 cos स्क्वायर टी। तो cos स्क्वायर में तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है कि हम वाई पी फाइंड आउट कर सकें, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एफ ऑफ टी को ही चेंज किया ताकि मैं वाई पी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर सकूँ। तो ये मैंने फार्मूला बना लिया यहाँ से 1 प्लस कॉस टू टी, राइट। अब ये फार्मूला आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर, और अब इस एफ ऑफ टी के लिए मुझे वाई पी बनाना है। तो वाई पी के लिए थोड़ी सी एक चेंजिंग ये करेंगे हम
कि सबसे पहले हमने t की पावर k1 और t की पावर k2 लिख ली। और ये किस तरह से लिखा हमने, यहाँ पर सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट के लिए हम इस तरह से yp की टर्म्स बनाते हैं, कांस्टेंट और साथ में t हैज़ पावर k1। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है, इसलिए t की पावर k1 लिखी हमने। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से yp की कोई टर्म yc से मैच होगी तो k1 की जो वैल्यू है वो हम 1 रख लेंगे, और अगर फिर भी मैच होगी तो k1 की वैल्यू 2 रख लेंगे। अगर बिल्कुल ही मैच नहीं होगी तो फिर हम इजीली यहाँ पर k1 की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 0। अब यहाँ से ये देखें cos 2t है, इसके लिए बना लिया हमने फंक्शन ये वाला b cos 2t प्लस c sin 2t, और ये बाहर t की पावर आ गई हमारे पास k2। और अब इसे भी हम yc से कंपेयर करवाएंगे कि क्या yp और yc की कोई वैल्यू आपस में कंपेयर हो रही है, और उसी डेफिनेशन से अगर कंपेयर होगी तो हम k2 1 रख लेंगे, अगर नहीं कंपेयर होगी तो k2 0 आ जाएगा। तो yc से इस टर्म को मैच करते हैं। यहाँ पर देखें yc में ना तो कोई कांस्टेंट टर्म है, ना ही cos 2t लिखा हुआ है, और ना ही sin 2t वाली टर्म अवेलेबल है, इसलिए k1 भी 0 होगा और k2 की वैल्यू भी 0 होगी। अब ये हमारे पास हमारा फाइनल yp आ गया a प्लस b cos 2t प्लस c sin। तो yp बनाने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, cos 2t का डेरिवेटिव -2 sin 2t, sin 2t का डेरिवेटिव 2 cos 2t। नेक्स्ट अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें सेकंड डेरिवेटिव में 2 अगेन बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस में 2 अगेन मल्टीप्लाई, कॉस का डेरिवेटिव -2 साइन टी। ये अब सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास आ गया। अब हम इन्हें चेंज करेंगे, यानी पुट करेंगे वापस अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने डेल में चेंज की हुई है। अब यहाँ पर ये आ गया मेरे पास रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड 2। मैंने इसलिए कहा ताकि ये सेपरेट लिखा जाए। ये मेरे पास 2 है कि ये वाली वैल्यू मेरे पास टोटल जो है ये इक्वल टू है यहाँ इस 4 cos t स्क्वायर के। ठीक हो गया, यहाँ पर ये इसके इक्वल है, तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब इस सारे केस को यहाँ पर इसकी चेंज रिजल्ट के साथ कॉमन जो है वो लिखा हमने। ठीक हो गया, या यूँ कंसीडर करें इसको 1 कहें, और देखें यहाँ पर जो 2 की इक्वेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर दी, और ये हमारे पास जो है एक नई इक्वेशन बन गई, इसलिए मैंने वहाँ पर 1 एंड 2 जो है वो पॉइंट्स लिखे। अब इजीली सेकंड डेरिवेटिव मैंने रिप्लेस किया और फिर प्लस मैंने y लिख दिया, क्योंकि प्लस में जस्ट y फंक्शन खुद ही आ रहा है। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या किया, कांस्टेंट अरेंज किया, फिर कॉस के कोफिशिएंट्स को ऐड किया और साइन के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया। ये कॉस आंसर क्या आ गया -3, फिर साइन ये, और ये आंसर क्या आ गया -3 साइन। और अब दोनों साइड से कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाए, a इज़ इक्वल टू 2। ए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, वाह। और नेक्स्ट अब कॉस के कोफिशिएंट्स को अरेंज करवाया तो b इज़ इक्वल टू आ गया -2/3। और जब साइन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाया तो राइट साइड पे क्योंकि कोई साइन अवेलेबल नहीं है, इसलिए c इक्वल टू 0 हो गया। और ये हमारा टोटल yp आ गया हमारे पास 2 - 2/3 cos t, और टोटल y इज़ इक्वल टू है yc प्लस y ऑफ p। yp कह लेते हैं, ऑफ नहीं कहते चलें।
और ये टर्म हमारे पास है अभी टी में, वाई सी का सोल्यूशन पहले लिखा और फिर प्लस लगाकर वाई पी का सोल्यूशन लिख लिया, दोनों को ऐड करके। अब टी की जगह पर बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी हमने एक्स प्लस वन वाली, जो हमने स्टार्टिंग पे यूज़ की थी, यानी टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। तो देखें जहाँ जहाँ पर टी अवेलेबल है वहाँ वहाँ पर नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन जो है वो रिप्लेस कर दिया। और अब यहाँ पर ये देखिए ये टू जो है ये इसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग का रूल है कि अगर नेचुरल लॉग या लॉग से पहले कुछ नंबर लिखा हो तो वो फंक्शन की पावर में चला जाता है। और ये आ गया हमारे पास एक्स में फंक्शन। जैसे कि ये हमारे पास अभी फंक्शन है वाई ऑफ टी में, और स्टेप बाय स्टेप ये भी आप साथ में लिख लीजिएगा वाई ऑफ टी, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बाय यूजिंग टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एंड टी इज़ एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे लिख लें, तो ये आपकी चेंजिंग आ गई एक्स की, कि ये फंक्शन जो है वो आपका एक्स में चेंज हो चुका है। और ये सारी कैलकुलेशन और ये आपका फाइनल आंसर। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर भी देखें सेम उसी केस में एक्स की बजाय टर्म्स लिखी हुई हैं 2x प्लस वन और स्क्वायर। आपने यहाँ पर भी सेम कंडीशन में इसी को लेट करना है, और इसी को लेट करते हुए आपने अपना टोटल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया। और इसका आंसर मुझे बताना है फर्स्ट 50 रोल नंबर्स ने सॉल्व करके कि आंसर क्या आ रहा है। और अगर किसी को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ ले कि ये प्रॉब्लम आ रही है या ये सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व होगी। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फर्स्टली डेरिवेटिव ऑपरेटर्स भी खुद से बनाकर चेक करना है क्या वाकई ही डेल इंटू डेल माइनस वन ही आता है फॉर 2x प्लस वन होल स्क्वायर डी स्क्वायर। ये भी आपने रफ वर्क में काम जो है ये चेक करना है। बल्कि थोड़ी सी सेपरेशन कर लेते हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया कि ये 50 रोल नंबर्स, फर्स्ट 50 रोल नंबर्स ने इसे सॉल्व करना है और आंसर भी बताना है। और अब मुझे ये जो है ऊपर वाला डाटा इसके बारे में मुझे बताना है कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल आती है जब हम इसका डेरिवेटिव यानी ऑपरेटर जो है वो चेंज करते हैं। ये भी मुझे 50 फर्स्ट रोल नंबर्स ही बताएंगे। अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगी जो कि लास्ट 50 रोल नंबर्स जो होंगे वो मुझे उसका आंसर करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने ज़रूर पूछ लेना कमेंट में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 2x वाई फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 6y इज़ इक्वल टू 10x स्क्वायर। और इसमें अब हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशंस भी अवेलेबल हैं। y ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन, y प्राइम ऑफ वन इज़ इक्वल टू माइनस 6। तो सबसे पहले तो हम अपना वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, वाई सी फाइंड करेंगे, वाई पी फाइंड करेंगे, और फिर दोनों की एडिशन से वाई आएगा, और फिर उसके बाद हम उस पर इनिशियल वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे ताकि अननोन कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो फाइंड किए जा सके। तो सबसे पहले तो हम अपनी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद डेरिवेटिव ऑपरेटर्स को लिखा कि ये किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट होंगे। फिर इक्वेशन को डेरिवेटिव डी ऑपरेटर में चेंज किया, और डी ऑपरेटर में चेंज करने के बाद ऊपर वाली जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमने उस पर अप्लाई की। डेल इंटू डेल माइनस वन प्लस 2 डेल माइनस 6, और ये टोटल सॉल्व होकर हमारे पास आंसर आ गया डेल स्क्वायर प्लस डेल माइनस 6 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 10 एक्सपोनेंशियल 2t। और अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में
डेरिवेटिव केस की क्वेश्चन को ज़ीरो कहा और डेल के रूट्स फाइंड आउट किए। तो इजी कैलकुलेशन है, इसके रूट्स हमें मिल जाएंगे -3 एंड 2। सो वाई सी बन गया हमारे पास C1 एक्सपोनेंशियल -3t प्लस C2 एक्सपोनेंशियल 2t। और अब वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने वाई पी फाइंड आउट करना है। तो वाई पी फाइंड आउट करने के लिए हम वाई सी और एफ ऑफ टी को कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ टी में देखेंगे हमारे पास किस तरह का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ अवेलेबल है। जस्ट एक्सपोनेंशियल टर्म अवेलेबल है हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए हम एक तो कांस्टेंट लिखते हैं और साथ में वेरिएबल की पावर के लगा दी हमने, ताकि हम वाई सी से कंपेयर करके इसकी वैल्यू फाइंड करें, और साथ ही में एक्सपोनेंशियल की टर्म। अब ज़रा कंपेयर करें वाई सी और वाई पी को। अगर के इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये देखें ये टर्म आपस में मैच हो जाती है, इसलिए इनको मैचिंग में नहीं लाना हमने। तो k इज़ इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे यहाँ पर। k इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब वाई पी हमारे पास फाइनल आ गया a t एक्सपोनेंशियल 2t। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुई। ये डेरिवेटिव यहाँ पर t का डेरिवेटिव 1, सो एक्सपोनेंशियल एज इट, t एज इट, और ये एक्सपोनेंशियल 2t का यहाँ पर डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव 2 एक्सपोनेंशियल, और इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुई तो t का डेरिवेटिव 1, बाकी रिमेनिंग रिजल्ट यहाँ पर, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेने से यहाँ पर ये टर्म आ गई। अब ये सारी कैलकुलेशन बनी हमारे पास वाई सेकेंड डेरिवेटिव की। तो सारी कैलकुलेशन जब हमारे पास आ गई तो हमने अपनी इक्वेशन लिखी डेरिवेटिव वाली, ऑपरेटर वाली, और इस पे अब हम अपनी वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई कर देंगे। वाई पी ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई हुआ ताकि डेरिवेटिव की फॉर्म में हम उसे लिख लें, और डेरिवेटिव के ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ अप्लाई कर दिए। ए ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा किया, और जो टी वाली वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा किया, यानी इनके कांस्टेंट नंबर्स को सॉल्व कर दिया। तो देखें जो टी वाली वैल्यूज़ हैं वो तो आपस में कैंसिल हो गई। सो 5a बच गया। यहाँ से एक्सपोनेंशियल भी कैंसिल, 5a इज़ इक्वल टू 10, सो a इज़ इक्वल टू 2। सो a का रिजल्ट भी आ गया और हमारा वाई पी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वाई सी प्लस वाई पी ये टोटल आंसर बना इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल। उसके बाद हमने वापस रिप्लेसमेंट की, x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t और नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू t में। तो ये सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास y ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये कंप्लीट हमारे पास चेंज हो गया। ये जब यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है ना बैक, तो जो डाटा अभी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया था वो भी आपने अपने पेपर में साथ में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको हर एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर है। अब सिंपल ये हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, और अब हम फाइंड करते हैं C1 और C2 की वैल्यूज़ बाय यूजिंग आवर इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। पहली कंडीशन है y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1, तो मैंने इसी y में पुट किया अपना ये रिज़ल्ट। तो देखें सिंपल, यहाँ से C1 आ गया, यहाँ से C2 आ गया, नेचुरल लॉग 1 पे हो जाता है 0, इसलिए वो टर्म 0 हो गई, और यहाँ पे ये y1 ऐसे ही आ गया, और y1 की कंडीशन है कि वो इक्वल टू 1 होता है। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी जिसमें से हमने C2 की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर ली। C2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस C1। अब इसी टर्म का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया ताकि सेकंड कंडीशन यूज़ की जा सके।
ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से आंसर आया हमारे पास। ठीक हो गया। 2 कॉमन ले लिया और इसका जो डेरिवेटिव है वो प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर आ गया। यहाँ से y1 कैंसिल हो गया। और अब हम अपनी सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास y प्राइम ऑफ 1 इज़ इक्वल टू -6। अब x की जगह पर 1 अप्लाई करने से ये आंसर्स आ गए और इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट आ गई -6 की। C2 हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था, इक्वल टू है 1 - C1, तो C2 की जगह C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। और कैलकुलेशन कंप्लीट की, 2 भी इस साइड पर आ गया और ये -3 -2 -5 के इक्वल हो गया। और यहाँ से कैलकुलेशन कंप्लीट की तो C1 इज़ इक्वल टू +2। अब C1 को यूज़ करते हुए C2 फाइंड कर लेंगे। C2 इज़ इक्वल टू 1 - 2 इज़ इक्वल टू -1, तो C2 का आंसर भी आ गया हमारे पास। बस ये y में जहाँ पर C1 और C2 लिखे हुए हैं वहाँ पर इनकी ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो यही आपका टोटल आंसर है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके लिए इनिशियल कंडीशंस ये गिवन है। और ये होम असाइनमेंट है अब रिमेनिंग 50 रोल नंबर्स की। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है कमेंट में। ठीक हो गया। और कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो वो मुझसे वहीं कमेंट में पूछ सकती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें थर्ड डेरिवेटिव तक हमारे पास टर्म्स अवेलेबल हैं। x³ y थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2x² y सेकेंड डेरिवेटिव प्लस xy प्राइम माइनस y इक्वल टू 15 cos 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। और इसकी इनिशियल कंडीशंस गिवन है y ऑफ 1 इक्वल टू 2, y प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू -3, y सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2। आपने क्या करना है, नोटबुक ज़रा पास रखनी है और क्वेश्चन को साथ साथ जैसे जैसे आप वीडियो देखो साथ साथ खुद सॉल्व करते जाओ ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो। ओके जी, सॉल्यूशन है अब हमारे पास। सबसे पहले लेट किया x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t और बाकी सब्स्टिट्यूशन उसी वे में आ गई। थर्ड ऑर्डर की आ गई डेल इंटू डेल -1 डेल -2, x² d² आ गया डेल इंटू डेल -1। और यहाँ पे सबसे पहले हमने तमाम डाटा को डी ऑपरेटर में चेंज किया ताकि हम डेल के रिज़ल्ट को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें। और उसके बाद तमाम वैल्यूज़ जहाँ पर भी डी लिखा हुआ है वहाँ पे हमने डेल में चेंज कर दिया और एक्स की नोटेशन को भी टी में चेंज कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये मैंने सेकेंड 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ इसे भी मल्टीप्लाई करवा लिया। अब डेल को मल्टीप्लाई करवाया और चेक करेंगे ज़रा कि क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं और कौन कौन सी मिलती जुलती हैं जिनको हम ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। 2 डेल कैंसिल हो गया, डेल स्क्वायर जो है वो आपस में सॉल्व हो रहा है, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट आपस में सॉल्व हो रहा है। बाकी एज सच कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, बाकी ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। अब हमारा पहला काम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखें और उसका आंसर फाइंड आउट करें, यानी रूट्स निकालें। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्योंकि क्यूबिक ऑर्डर है हमारे पास
तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम इसका पहले से खुद फाइंड करेंगे। तो मुझे इजीली एक सॉल्यूशन मिल गया, डेल इज़ इक्वल टू 1। सिंथेटिक डिवीजन का मैंने यूज़ किया और कैलकुलेशन के बाद मेरे पास रिमेनिंग इक्वेशन बनी डेल स्क्वायर प्लस 1, जहाँ से इजीली अवेलेबल रूट्स मेरे पास आ गए प्लस माइनस अयोटा। अब टोटल डेल से मेरे पास 3 रूट्स आ गए, 1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा। तो इनको वाई सी में चेंज कर देंगे, ये हमारे पास वाई सी आ गया टोटल। ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, गुड। अब हम बनाएंगे वाई पी। तो वाई पी में लिखने के लिए भी सबसे पहले हमारे पास हमारा एफ ऑफ टी जो है वो हमारे सामने होना चाहिए, ताकि हम इजीली उसे देखते हुए वाई पी बना सकें। तो यहाँ पर ये देखें, एफ ऑफ टी हमारे पास इसके इक्वल है, जिसे देखकर हम अगर अपना वाई पी बनाएं तो सबसे पहले तो टी की पावर के आ जाएगी बैक साइड पे, फिर ए कॉस प्लस बी साइन। और अब के की वैल्यू जनरलाइज करते हैं कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए, वाई पी और वाई सी की कोई टर्म भी आपस में मिलती हुई नहीं है। अगर वाई सी में देखें तो कॉस टी साइन टी है, वाई पी में देखें तो कॉस 2t साइन 2t है। सो ये आ गया हमारे पास के इज़ इक्वल टू 0। वाई पी की टोटल कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। अब डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से आ गया -2 साइन 2t, और यहाँ से आ गया 2b साइन का डेरिवेटिव कॉस 2t। और ये जो 2 आ रहा है, ये यहाँ से जब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं ना, तब उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया 2। अब सेकंड डेरिवेटिव में देखें तो सेकंड डेरिवेटिव में आंसर आएगा -4a कॉस, और यहाँ पर आएगा -4b साइन 2t। अब थर्ड डेरिवेटिव भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थर्ड ऑर्डर में है। तो थर्ड डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, 8a कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसी माइनस से ये माइनस ख़त्म हो गया। और अब यहाँ पर आ गया 8b साइन का डेरिवेटिव कॉस 2t। अब ये सारी डेरिवेशन हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करवाएंगे। सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन लिखी, उसको डेरिवेटिव फॉर्म में चेंज किया, यानी वाई पी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद इसकी तमाम कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इनकी रिप्लेसमेंट कर दी। थर्ड डेरिवेटिव ये आ गया, माइनस सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ये, और नेक्स्ट आ गया ये वाई नीचे माइनस में। अब इस सारे डाटा में साइन और कॉस को कंबाइन करेंगे। तो कॉस के जो कॉफिशेंट्स हैं पहले तो वो कंबाइन करेंगे। ये देखें, ये कॉस, फिर ये कॉस, ये और ये इसके कॉफिशेंट्स, तो ये कॉस बाहर। अब इसी तरह ये साइन के भी यहाँ पर ये नीचे अरेंज कर लिए। और अब दोनों साइड्स को कंपेयर करवा लेंगे आफ्टर सॉल्विंग दी इक्वेशंस। यानी यहाँ पे जो टर्म सॉल्व हो रही हैं उन्हें सॉल्व कर लिया, और सिमिलरली यहाँ पे जो सॉल्व हो रही हैं उन्हें भी सॉल्व कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया -6b + 3a कॉस का कॉफिशेंट और 6a + 3b साइन का कॉफिशेंट। तो कंपेयर करवाने से मेरे पास ये दो इक्वेशंस बनी। इसमें से 3 कॉमन लिया, ये रिज़ल्ट आ गया b इज़ इक्वल टू -2a। क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो रही थी, इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया, और यहीं से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने b की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी 15, और a इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब ये हम अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ से b इज़ इक्वल टू लिखा था -2a,
सो b इज इक्वल टू -2 क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अब वाई पी हमारे पास टोटल हमारे सामने है cos 2t -2 sin 2t। टोटल y फाइंड आउट करते हैं दोनों को ऐड करके, यानी वाई सी और वाई पी को ऐड करके, दोनों को ऐड किया, उसके बाद रिप्लेसमेंट कर दी वापस x में। ये कैलकुलेशन एक दफ़ा लिख लीजिएगा, उसके बाद अपनी सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखें, यही कैलकुलेशन हर नंबर के लिए चेंज की, उसे रिप्लेस किया एक्स में। अब हमें चाहिए इसके डेरिवेटिव्स, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशंस भी अप्लाई करनी है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो यहाँ पे इनिशियल मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x, वो 1/x ये नीचे आ गया। सेम इसी केस में साइन का डेरिवेटिव कॉस और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये नीचे आ गया 1/x। इनके डेरिवेटिव्स लेंगे तो ये भी सेम इसी केस में बाहर आ जाएंगे, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी इनका बाहर आकर इस बाहर वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका यहीं से सेकंड डेरिवेटिव तो सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0, इस पे अप्लाई होगा क्वोशंट रूल, इस पे भी क्वोशंट रूल, इस पे भी और इस पे भी। ठीक हो गया। क्वोशंट रूल आप रफ वर्क में पहले सेपरेट से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर यहाँ वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिएगा। चाहे तो कोफिशिएंट रूल अप्लाई कर लीजिएगा, क्वोशंट रूल अप्लाई कर लीजिएगा, और चाहे तो इसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करके ऐसे तो 2 फंक्शन बनाकर आप फिर इसका डेरिवेटिव ले लीजिएगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इसके भी 2 हिस्से आ जाएंगे। ठीक हो गया। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली भी जब करें या जब भी हम क्वोशंट रूल में करें, एक फर्स्ट फंक्शन आता है, फिर माइनस सेकंड, और नीचे डिवीजन में कुछ नंबर होता है। तो डिवीजन वाले नंबर को मैं सेपरेट करके इसके 2 फंक्शन बना रही हूँ ताकि मुझे वैल्यूज़ अप्लाई करने में आसानी हो। देखिए ज़रा, इसका डेरिवेटिव आ गया साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव हुआ क्या 1/x, तो नीचे क्या आ गया x²। ठीक हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर ये देखें साइन ऐसे ही, और 1/x का जब डेरिवेटिव लिया तो -1/x² आ गया, माइनस ये और ये x² इसके नीचे। इसी तरह इसका डेरिवेटिव, इसका और इसका, ये तीनों का डेरिवेटिव मैंने रफ वर्क में फाइंड आउट करके ये यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, और मैंने सेपरेट लिखा है ताकि मैं इजीली इन पे अपना नंबर जो है इनिशियल कंडीशन वो अप्लाई कर सकूं। कॉपी पेंसिल लें और आप लोग खुद भी इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें। अब स्टार्ट करते हैं अपनी लिमिट्स अप्लाई करना, यानी इनिशियल कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है y(1) इज इक्वल टू 2। यानी इस पे x की जगह पर 1 अप्लाई करना है, तो ये आ गया C1 अकेला। यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 0, 0 पे cos 1 होता है, ये आ गया C1 प्लस C2, और साइन जो है वो 0 पे 0 हो जाता है, यहाँ से कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर 1 आएगा प्लस 1, और ये भी 0, और ये इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 के। तो फर्स्ट इक्वेशन ये देखें हमारे पास यही बन गई, जिसमें से हमने C1 की वैल्यू सेपरेट कर ली। अब सेकेंड कंडीशन पुट करते हैं, y'(1) इज इक्वल टू -3।
ये -3 आ गया, ये C1, ये 0, ये आ गया आपके पास C3, ये भी 0, और यहाँ से आ गया -4। और इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया C1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस C3। ऊपर भी देखें C1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस C2 और यहाँ पे भी 1 माइनस C3। और अब हम अपना थर्ड यानी कि थर्ड गिवन इनिशियल कंडीशन वो यूज़ करते हैं, y डबल प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 0। यहाँ से ये रिज़ल्ट देगा आंसर हमें -C2, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ से आंसर आएगा -C3 माइनस ये यहाँ से 1, और इस C3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -C3 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा -4, ये माइनस बाहर वाला 4 ये, और यहाँ से वैल्यू आएगी 1, ये भी 0, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 4 क्योंकि ये आएगा 1। सो ये सारी कैलकुलेशन नीचे अरेंज कर लेते हैं। -4 + 4 कैंसिल, और ये C3 का रिजल्ट आ गया कि C3 इज इक्वल टू है -C2। एक दूसरे के अपोजिट साइंस रखते हैं ये। अब क्योंकि ऊपर मेरे पास C1 दो दफ़ा मैंने निकाला हुआ है, C1 इज इक्वल टू हमेशा C1 ही होता है। 1 माइनस C2 पहली वैल्यू, 1 माइनस C3 सेकेंड वैल्यू, और जब मैंने इनको फर्दर सॉल्व किया तो देखें C2 इज इक्वल टू C3 आ गया। लेकिन मेरे पास तो सेकेंड डेरिवेटिव वाले केस से आंसर आया था कि C3 नेगेटिव है C2 का, लेकिन यहाँ आंसर आ रहा है कि C2 पॉजिटिव है C3 का। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो, क्योंकि कोई नंबर भी ना तो एट अ टाइम एक ही नंबर के पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है और ना ही नेगेटिव के, सिर्फ 0 ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये मेरे पास C1 इज इक्वल टू 1 आ गया जब मैंने C2 की वैल्यू ऊपर पुट की। तो ये मेरे पास टोटल y आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस cos 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 sin 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस लेंथी हैं, टाइम भी बहुत लेंगे आपका, लेकिन आपका सिलेबस है, आपको कवर अब भी इसको करना होगा। ओके, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, मोटिवेशन होती है ऐसे।